नमस्कार। रियल में आप लैब असिस्टेंट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्लास में स्वागत और अभिनंदन। क्लास को शुरू से अंत तक पूरा देखें, जिसमें आपको हर प्रकार की केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का पूरा कलेक्शन मिलेगा। ओके, और लेकर के चलता हूँ क्वेश्चनों की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय आवर्त में शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा होता है। सेकंड आवर्त की बात हो रही है, और सेकंड आवर्त के अंदर जैसे अपन चलते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ जो क्वांटिटी चलती है, इन क्वांटिटियों को अपन नाम देते हैं ग्रुप्स। ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप चलते है ना, टॉप टू डाउन ये चलते हैं ग्रुप्स। लेकिन जैसे अपन लेफ्ट टू राइट चलते तो इनको नाम दिया जाता है पीरियड्स। और सेकंड पीरियड्स की बात करें तो वहाँ पे जो एलिमेंट आता है तो वो एलिमेंट फर्स्ट पे तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में जस्ट इसके नीचे आएगा लिथियम, तो लिथियम आएगा यहाँ पे। और लिथियम के साथ में सेकंड में चलोगे तो लिथियम, उसके साथ में बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद में फ्लोरीन, नियॉन, इस प्रकार के एलिमेंट चलते हैं। और सेकंड का पूछा है तो सेकंड के अंदर शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका मीन होता है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस समय जितनी एनर्जी रिलीज करता है उसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। और क्वेश्चन पूछा है कि सेकंड आवर्त में शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा होगा। मैग्नीशियम होगा, या फिर बेरिलियम होगा, नाइट्रोजन होगा, या फिर कार्बन होगा। इस प्रकार के एलिमेंट आपको पूछ रखे हैं तो बताने की कोशिश करो। मैग्नीशियम हो नहीं सकता, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता भी शून्य नहीं है, कार्बन की भी नहीं है, तो आपके पास में राइट ऑप्शन बचेगा बेरिलियम। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य रहेगी और वो भी सेकंड ग्रुप के अंदर। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कपड़ा धोने का सोडा कौन सा होता है, या इसको नाम दिया जाता है वॉशिंग सोडा। अच्छे से जानते हो इस वॉशिंग सोडे को धावन सोडे के साथ साथ में कपड़े धोने के सोडे को जब निर्मित किया जाता है तो इस निर्माण की एक बेस्ट और प्रचलित विधि चलती है, और उस विधि का नाम है सॉल्वे विधि। सॉल्वे विधि, इस विधि से इस कपड़े धोने के सोडे को निर्मित किया जाता है। और इसका फॉर्मूला पूछा है Na2CO3.10H2O। सेकंड पूछा है Na2CO3.H2O, Na2CO3.5H2O या Na2CO3। ये जो लास्ट में Na2CO3 है इसको नाम दिया जाता है सोडा ऐश। और फर्स्ट कंपाउंड में जो नाम लिखा है ये सही हो जाएगा यहाँ पे। इसमें 10 जल के अणु पाए जाते हैं जिसको सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट कहते हैं। डेका हाइड्रेट के नाम से जानते हैं। किसी भी क्रिस्टल के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसको नाम दिया जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये उसको नाम दिया जाता है। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर भी ध्यान रखना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसको कहते हैं। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में काफ़ी सारे नाम पूछे जाते हैं। कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर करके बताना। जो कॉपर सल्फेट है या जिसको अपन ब्लू विट्रोल कहते हैं, ब्लू विट्रोल, तो इसमें टोटल कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल कितने होते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर करना। नेक्स्ट है कौन सा कार्बोनेट गर्म करने पर विघटित होता है। कौन सा कार्बोनेट गर्म करने पर विघटित होता है, ऐसा करके यहाँ पे दे रखा है सोडियम कार्बोनेट। देखना ये सोडियम कार्बोनेट आगे विघटित नहीं होता है, इसको नाम दिया जाता है सोडा ऐश। सोडा ऐश इसको कहते हैं। जब तक सोडियम कार्बोनेट की अपन बात करें, जैसे ये सोडा ऐश है तो ये सोडा ऐश आगे विघटित नहीं हो सकता। रुबिडियम कार्बोनेट अगेन विघटित नहीं हो सकता। लेकिन लिथियम कार्बाइड और लिथियम ऑक्साइड अगर देखा जाए तो ये लिथियम ऑक्साइड में जो ऑक्साइड के कंपाउंड बनते हैं इनका विघटन होता है, इनका कैटालिसिस होता है। बाकी किसी भी कंपाउंड का कैटालिसिस नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। पेंसिल में कार्बन का कौन सा अपर रूप प्रेजेंट होता है। अपर रूप आप अच्छे से जानते हो, एक होते क्रिस्टलीय अपर रूप और एक होते हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप। और जो क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं उनकी ज्यामिति, परमाणुओं की संरचना, उनके किनारे, बंध कोण, ज्यामिति के अंदर भी उनकी जो एंगल होते हैं सारी चीज़ें एकदम फिक्स होती हैं, तो उनको नाम दिया जाता है क्रिस्टलीय अपर रूप। और कुछ होते हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो अक्रिस्टलीय अपर रूप में बंध कोण, ज्यामिति, संरचना कुछ भी फिक्स नहीं होता है। क्रिस्टलीय अपरूप 3 प्रकार के होते हैं, वैसे आप अच्छे से जानते हो। क्रिस्टलीय अपरूप को अपन जब डिफाइन करते हैं तो क्रिस्टलीय अपरूप के अंदर एक तो होता है इसमें डायमंड।
डायमंड के साथ में सेकंड कंपाउंड होता है यहाँ पर ग्रेफाइट, डायमंड, फिर होता है ग्रेफाइट, और थर्ड होता है फुलरीन। फुलरीन ये कंपाउंड यहाँ पर क्रिस्टलाइन के अंदर रहते हैं। लेकिन कौन सा क्रिस्टलाइन अपरूप पेंसिल में यूज किया जाता है, ऐसा अगर पूछा जाता है तो पेंसिल में सीधा याद रखोगे ग्रेफाइट यूज किया जाता है। कारण इसके अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए विद्युत का ये कंडक्टर भी होता है। और कंडक्टर के साथ में जब इसको यूज लेते तो ये सॉफ्ट एलिमेंट होता है, और बहुत ही सॉफ्ट एलिमेंट होने के कारण इसको यूज लेते हैं। बाकी डायमंड को देख लो, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट और सॉलिड मटेरियल होता है, लेकिन ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है इसलिए यूज लेते हैं। बाकी कोक यूज में नहीं ले सकते, कोल भी यूज नहीं ले सकते। हीरा तो बहुत कठोर होता है जिसका यूज कहीं पे आप देखोगे तो चट्टाने काटने के लिए, उसके साथ में ग्लास है ना, कांच के जितने भी उपकरण हैं उनको काटने के लिए इसका यूज लिया जाता है। यस, ग्रेफाइट की संकरण अवस्था कौन सी होगी? आप ग्रेफाइट की अगर स्ट्रक्चर देखो तो इस प्रकार की हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है ना, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जब भी बनती है तो इसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है और एक इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो एक सिग्मा बंध, दूसरा सिग्मा बंध, तीसरा सिग्मा बंध, इसमें टोटल सिग्मा बंधों की संख्या होती है 3। लोन पेयर इसमें प्रेजेंट नहीं होते, लोन पेयर की संख्या हो जाती है 0। और ऐसा होने के कारण इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है, वो sp2 हो जाएगा। 3 के कारण हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण की बात हो रही है। ओके, तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, sp2 संकरण होता है। इस ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो हमेशा हेक्सागोनल होती है, यानी कि छठकोणीय स्ट्रक्चर होती है। छठकोणीय संरचना में पाया जाता है। छठकोणीय साथ के इसका उपयोग लोहे पर पॉलिश करने के लिए, सेल का इलेक्ट्रोड बनाते हैं, सूखे सेल में जो एक ग्रेफाइट की रोड डाली जाती है। राजस्थान की अणु नगरी चित्तौड़गढ़, जहाँ पे परमाणु भट्टी है, और उस परमाणु भट्टी की रासायनिक अभिक्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये ग्रेफाइट के कुछ यूजेज भी है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है, और हाइब्रिडाइजेशन हमेशा नंबरिंग 3 होने के कारण sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यस, नेक्स्ट अभिक्रिया कह रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का दोनों का जब रिएक्शन करोगे तो NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। इसके साम्य में स्थिर आयन पर उत्कृष्ट अगर गैस मिला दें, जब भी इसके अंदर साम्यावस्था आएगी तो साम्यावस्था के अंदर आप कोई उत्कृष्ट गैस मिला दें, यानी कि 18 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट मिला दें, जिसमें आप हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन कुछ भी गैस मिला दें, तो इससे क्या हो जाएगा, है ना, बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन ध्यान है, ली सटेलियर कहता है कि जिस तरफ आप कुछ मिलाओगे तो उसके ऑपोजिट में किए गए चेंजमेंट का प्रोडक्ट आपको प्राप्त होना स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा करोगे, और ऐसा करने से कौन सी एंटिटी चेंज हो जाएगी? अमोनिया के उत्पादन की दर बढ़ जाएगी, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन अधिक मात्रा में बनेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया की आणविक सांद्रता एक समान हो जाएगी, या साम्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। करो आंसर यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अमोनिया के उत्पादन की दर, यानी कि जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के उत्पादन की दर बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइंड विथ रिएक्शन देन अमोनिया विल बी फॉर्म। इसके लिए Kc की इकाई क्या होती है? ये Kc की इकाई आप डायरेक्ट याद रखोगे, और Kc की इकाई होती है मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर। मोल स्क्वायर और लीटर स्क्वायर, ये इसकी इकाई होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर। ये भी सही है क्योंकि सेम का सेम दे रखा है। मोल प्रति लीटर इनवर्स या मोल स्क्वायर प्रति लीटर, तो ये गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसको सही फर्स्ट कर देंगे। किसी अभिक्रिया में साम्यावस्था पर उत्प्रेरक मिला देने से क्या उसमें चेंज होता है? कोई भी रिएक्शन साम्यावस्था के अंदर है, और इस साम्यावस्था में आप अगर उसमें उत्प्रेरक मिला दो तो क्या होगा? देखिए, रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुकी है, अब आप उसमें कैटलिस्ट मिला रहे हो, तो अभिक्रिया अग्र दिशा में खिसक जाएगी या प्रतीप दिशा में खिसक जाएगी। साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या साम्य कभी अग्र और कभी प्रतीप दिशा में खिसक जाएगा। जब भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है, आप कैटलिस्ट कितना ही मिला दो, उसके साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ताप और दाब की किन अवस्थाओं में आणविक हाइड्रोजन की परमाणविक हाइड्रोजन में बदलने की प्रक्रिया संभव होगी? ताप
और दाब यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों की बात हो रही है। इसकी ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहां पर आणविक हाइड्रोजन है वो परमाणविक हाइड्रोजन में मीन H2 जो है वो 2H प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा। ऐसी कंडीशन कहाँ पे होगी? है उच्च ताप और उच्च दाब पे होगी, या उच्च दाब और निम्न दाब पे होगी, या फिर निम्न ताप और उच्च दाब पे होगी, निम्न ताप और निम्न दाब पे होगी। यहाँ पे लास्ट में निम्न दाब नहीं लिखा हुआ है, ये निम्न ताप की घटना है। तो बताओ ये रिएक्शन कहाँ पे होगी? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा, जहाँ पे हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर होगा। प्रेशर बहुत ही हाई होगा, प्रेशर हाई होगा और उसका टेम्परेचर लो होगा, तो इस कंडीशन के अंदर आणविक हाइड्रोजन परमाणविक हाइड्रोजन में चेंज हो जाती है। अभिक्रिया है PbCl2 का जब कैटालिसिस करवाती है तो Pb2 प्लस बनता है प्लस 2Cl माइनस बनता है। इसके लिए विलयता गुणनफल का मान क्या होगा ये बताने की कोशिश करो। विलयता गुणनफल का मान तो फर्स्ट में दे रखा Pb2 प्लस Cl माइनस 2 टाइम, Pb2 प्लस का ऊपर फिर यहाँ पे 2 लगा रखा है, फिर Cl2 माइनस। इस प्रकार के कुछ व्यंजक दे रखे हैं, लेकिन इसका विलयता गुणन देखोगे कि Sp देखोगे, विलयता गुणनफल देखोगे तो विलयता गुणनफल के अंदर ये Pb2 प्लस में चेंज हो जाएगा और Cl माइनस 2 टाइम में चेंज हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे व्यंजक आने वाला जो आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सही हो जाएगा। लीजिए ये सारे के सारे सॉल्यूशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल रही है, विलयन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं, करने की कोशिश भी कीजिए। H2S के जलीय विलयन में जब साम्य होता है तब यहाँ पे H2S डिग्रेड होगा और डिग्रेड होने पर H प्लस और HS माइनस के अंदर चेंज हो जाता है। इस विलयन में बिना ताप मिलाए, बिना ताप चेंज किया अगर आप HCl इसमें मिला दोगे तो कौन सा प्रोसेस होगा? आप इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो लेकिन आप इसके अंदर HCl मिला रहे हो, तो क्या होगा यहाँ पे बताने की कोशिश करो। बिना ताप बढ़ाए HCl मिला दोगे, साम्य स्थिरांक परिवर्तन हो जाएगा, या HS की सांद्रता बढ़ जाएगी, या अवियोजित H2S का सांद्रण घटना स्टार्ट हो जाएगा, या HS माइनस का सांद्रण घटना स्टार्ट हो जाएगा। आप बिना टेम्परेचर चेंज किए जब आप इसमें HCl मिलाओगे तो इसमें अवियोजित H2S का सांद्रण घटना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा आयन HCl और H2S दोनों से अवक्षेपित होता ही नहीं है ना। आप सेकंड ग्रुप में आप देखते हो ऐसा प्रोसेस होता है, और ऐसा प्रोसेस जब होता है तो ये कॉपर प्लस के लिए शो किया जाता है। Pb2 प्लस नहीं होगा, क्यूप्रस होगा, स्टेनस या फिर अर्जेंटम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हो जाएगा सही। देखिए ये क्वेश्चन सॉलिड स्टेट के अंदर आपको मिलता है, और सॉलिड स्टेट के अंदर रेडियस का डायरेक्ट रेशियो दिया जाता है कैटायन एनायन का। तो कैटायन एनायन का जब रेशियो देती है तो इस रेशियो की वैल्यू कैटायन और एनायन की वैल्यू जब 0.7 की ऑलमोस्ट होती है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, उसकी समन्वय संख्या क्या होगी? तो समन्वय संख्या ध्यान रखना, इस एंटिटी के लिए समन्वय संख्या हमेशा 6, और ये फिक्स कर रखी है एंटिटी के अंदर। तो ये समन्वय संख्या स्टार्ट हो जाती है, और इस प्रकार की एंटिटी जब बनेगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर इस प्रकार के एलिमेंट आकर के यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाती है। तो यहाँ पे नियरेस्ट नेबर जो एलिमेंट होते हैं उनकी संख्या पूछी गई है, और उनकी समन्वय संख्या हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर में 6 होती है। ओके यस, क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से आप लोग आनंद के साथ में क्लास को देख भी रहे हो। किस स्थान से क्लास को देख रहे हो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे करना। और सॉलिड के अंदर आप लोग जब पढ़ोगे तो लास्ट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दे रखी है, कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना। कोई भी दो एंटी फेरोमैग्नेटिक, या फिर एंटी नहीं कह रहा हूँ मैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन से होती है? दो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना मेरे को। कितने? दो। कैसे सब्सटेंस? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दो एग्जाम्पल कमेंट में आप आंसर करना। फलक केंद्रित घनीय जालक में आयन की समन्वय संख्या कौन सी होगी? फलक केंद्रित की बात हो रही है, फलक केंद्रित का मतलब FCC की बात हो रही है। और फलक केंद्रित के अंदर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर इस टाइप से ड्रॉ की जाती है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर भी जब ये पूरी स्ट्रक्चर बनती है तो हर फेस के ऊपर इस टाइप्स में एलिमेंट एडजस्ट हो जाते हैं। एक ऊपर के फेस पे होगा, एक सबसे पीछे के फेस पे होगा। तो यहाँ पे है ना, फेस में तो है, एट कॉर्नर पे भी होंगे, और कॉर्नर पे आप देखोगे तो टोटल यहाँ पे
8 कॉर्नर हैं और 8 कॉर्नर में प्रत्येक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 होता है, ये 8 टाइम है। प्लस इसके अंदर हाफ कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 6 फेसेस का, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा ये 3, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 4, है ना। ये पूछ रखा है। लेकिन यहाँ पे एफसीसी में आपको पूछा है समन्वय संख्या, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 नहीं होकर के 12 हो जाएगा, क्योंकि ये HCP स्ट्रक्चर है, ये CCP स्ट्रक्चर है, और इस CCP स्ट्रक्चर के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। वांट ऑफ गुणांक, यानी कि ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। वांट ऑफ गुणांक की बात हो रही है, और वांट ऑफ गुणांक यानी कि आई की वैल्यू कैसे होती है, तो प्रेक्षित आणविक वैल्यू यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, और उसके बाद में सिंपल मॉलिक्यूलर वेट होता है, उन दोनों का जब रेशियो निकालते हैं तो इसको नाम दिया जाता है वांट ऑफ गुणांक, या आई से इसको डिनोट करते हैं। तो सामान्य प्रेक्षित संहति और प्रेक्षित आणविक, ये गलत हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगी। तो प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान और सामान्य आणविक द्रव्यमान, यस ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसको अपन रेशियो में ही देखते हैं। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए व्यंजक कौन सा होगा? अपेक्षिक अवनमन सीधा आप याद रखोगे, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। और इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 टाइप्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती है, जिसमें रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर रहता है, उसके साथ में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और लास्ट में रहता है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि अरे पराशरण दाब। तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है। तो वाष्प दाब में आवे अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक, उसके साथ में फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक, और लास्ट में वाष्प दाब। तो ये 4 टाइप्स की होती है। और वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए जो यहाँ पे व्यंजक रहता है, वो व्यंजक आप डायरेक्ट याद रखोगे, P0/P, ये गलत हो जाएगा। और भी देखोगे यहाँ पे, तो P0/P या P-P0 तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 एंटिटी सही हो जाएगी। P+P0+P, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा P-P0/P0, है ना। तो ये एंटिटी सही हो जाएगी, और यहाँ पे P-P0 ऑप्शन सही होगा। मोलरता 2 टाइप की चीज़ें होती है, वैसे ये मोलेरिटी पूछी है, मोलेरिटी होती है, 2 टाइप की चीज़ें होती है। तो एक होती है मोलेरिटी और दूसरी होती है मोलेलिटी। मोलेलिटी 2 टाइप की एंटिटी होती है, लेकिन ये मोलेरिटी के बारे में पूछा है, तो इसको किस में प्रकट किया जाता है, इसके लिए यूनिट क्या होती है, तो ग्राम प्रति लीटर होगी, या फिर लीटर प्रति मोल होगा, या फिर मोल प्रति लीटर होगी, या फिर मोल प्रति 1000 ग्राम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स, है ना। तो इसको मोल लीटर इनवर्स में इसको चेंज करोगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है C6H5CH2OH ओहो, स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करना, और ये स्ट्रक्चर आप देखोगे तो फेनिल अल्कोहल इसको आप कह सकते हो। और सेकंड के अंदर डायरेक्ट दे रखा है, एक तरफ बेंजीन है, दूसरी तरफ मिथॉक्सी ग्रुप है। तो ये मिथॉक्सी फिनाइल हो जाएगा। इन दोनों के अंदर कौन सी समावयवी है? वैसे आपको डायरेक्ट देखने में पता चल गया हो गया, ये तो है यहाँ पर अल्कोहल, और यहाँ पे ये ग्रुप दे रखा है ईथर, है ना। ROR- जब ग्रुप होता है तो इसको नाम दिया जाता है ईथर। तो ये क्रियात्मक समूह समावयवी है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की स्ट्रक्चर होगी। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। टोटोमेरिज्म नहीं होगी, जिसको आप चलाए महमता पढ़ रहे हो, तो टोटोमेरिज्म। स्थिति मीन पोजीशन आइसोमर, मध्यावयवता यानी कि मेटामेरिज्म, तो ये प्रक्रिया भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे अपने आप में। निम्न में से कौन सा युगल श्रृंखला समवयवता प्रदर्शित करता है? वैसे ग्रुप बड़े दे रखे हैं, लेकिन श्रृंखला के बारे में पूछा है, चेन आइसोमर पूछा है, चेन आइसोमर की स्ट्रक्चर पूछिए। एलील अल्कोहल एसीटोन क्रियात्मक समूह, इसको बनाने की कोशिश करना साथ में। क्रोटोनेल्डिहाइड ज्यामिति समवयवता प्रदर्शित करता है, या एमिनो एसिटिक अम्ल प्रकाशिक समवयवता प्रदर्शित करता है। नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल और आइसोब्यूटिल अल्कोहल समवयवता में श्रृंखला समवयवता प्रदर्शित करते हैं।
तो क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा युगल श्रृंखला समव्यवता प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मैं थर्ड सही कर रहा हूँ क्योंकि है भी सही। एमिनो एसिटिक अम्ल ये प्रकाशिक समव्यवता को प्रदर्शित करता है, सुपर शानदार हो जाएगा। कौन सा युग समव्यवता का उदाहरण नहीं है, कौन सी पोजीशन स्थिति समव्यवता का एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा करके पूछ रखा है। तो अल्फा ब्यूटिलीन और बीटा ब्यूटिलीन ये तो स्थान होंगे। बीटा ब्यूटिलीन और आइसोब्यूटिलीन, देखिए बीटा ब्यूटिलीन और आइसोब्यूटिलीन चेंज नहीं हो सकते। आइसोब्यूटिलीन और साइक्लोब्यूटिलीन चेंज हो सकते हैं। साइक्लोब्यूटेन और अल्फा ब्यूटिलीन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें अल्फा ब्यूटिलीन है और आइसोब्यूटिलीन है। ये पोजीशन आइसोमर को चेंज नहीं कर सकते, इसको शो नहीं कर सकते। निम्न में से कौन सा युगल स्थिति समव्यवता का उदाहरण नहीं है, बताओ यहाँ पे। नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन, एक तो है नॉर्मल पेंटेन और दूसरा है आइसोपेंटेन। नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल और आइसोप्रोपिल अल्कोहल, एथिलीन डाइक्लोराइड और एथिलीडीन डाइक्लोराइड, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन। तो इनको देखोगे तो सबके अंदर नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे, बस स्थिति समव्यवता के अंदर नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन ये चेंज नहीं कर सकते। अब स्फोट रोधी पदार्थ कौन सा होता है, और ऐसा शब्द पढ़ते ही भ्रमित हो जाते हो, कुछ नहीं है, इसको नाम दिया जाता है एंटी नॉकिंग सब्सटेंस, है ना, एंटी नॉकिंग सब्सटेंस। और इस एंटी नॉकिंग सब्सटेंस को देखोगे तो ये कुछ सब्सटेंस है पेट्रोल के साथ में मिलाते हैं, और पेट्रोल में मिलाने पर ये वाहन कभी भी आवाज़ नहीं करते हैं, है ना। एंटी नॉकिंग आवाज़ कम करने के लिए पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो लेड टेट्राक्लोराइड, टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल लीड, टेट्रा एथिल लेड, उसके साथ में टेट्रा एथिल लेड के अंदर लेड मतलब पीबी, और इसके अंदर टेट्रा 4 टाइम इथाइल ग्रुप बैठे हैं, C2H5 ये बैठे हैं 4 टाइम, तो टेट्रा एथिल लेड इसको कहोगे। लेड एसीटेट या उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। लेकिन आजकल इसके टॉप पर बेंजीन, टोलुवीन, जाइलिन, BTX मिलाया जाता है पेट्रोल के अंदर, पेट्रोल के अंदर, पेट्रोल जिसमें एंटी नॉकिंग सब्सटेंस के रूप में मिलाते हैं। एल्किलीन समूह का सामान्य सूत्र क्या होगा, एक एल्काइल भी पूछते हैं, एल्काइल का सामान्य सूत्र एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होगा। CnH2n अगर पूछा जाए तो ये एल्कीन ग्रुप का है ना, और CnH2n+2 अगर पूछा जाए तो वो एल्केन ग्रुप का होता है। तो ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो एल्किलीन ग्रुप का अगर पूछे तो यहाँ पर CnH2n-1 सब्सटेंस हो जाएगा। मिट्टी का तेल या फिर केरोसिन, मिट्टी का तेल या केरोसिन निम्न में से किसका मिश्रण है, बताओ किसका मिश्रण होता है। मिट्टी का तेल एल्केन का मिश्रण होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, अल्कोहल का, या एलिफेटिक अम्लों का। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एल्केन्स जितने भी होते हैं CnH2n+2 इनका ये मिक्सचर होता है, इनका ये मिश्रण होता है। वह पादप समूह, है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा पादप समूह जिसमें बीजांड काय एक स्तर के अंदर क्लोज रहता है, तो क्लोज रहता है जिसमें बीज सीड हमेशा ढका हुआ पाया जाता है, तो उसको नाम दिया जाता है ढका हुआ पाया जाता है ना, सुरक्षित रहता है। तो सुरक्षित रहने की घटना को क्या नाम देते हैं, जिसमें बीजांड काय एक स्तर के द्वारा सुरक्षित रहता है, और सुरक्षित रहने की घटना को नाम दिया जाता है एंजियोस्पर्म। इस घटना को एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ये टेरिडोफाइटा ऐसे प्लांट है जिसमें सबसे पहले वेस्कुलर सिस्टम क्रिएट होता है, सबसे पहले इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम क्रिएट होते हैं, जाइलम इसके साथ में फ्लोएम, ये सबसे पहले देखने के लिए मिलते हैं आपको टेरिडोफाइट्स ग्रुप के अंदर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म समूह का सबसे छोटा पादप कौन सा होगा, तो इसका सीधा नाम है वुल्फिया होगा। यूकेलिप्ट्स ये बहुत बड़ा प्लांट्स होता है, बिगेस्ट प्लांट्स में इनको शामिल किया जाता है। गिंको या फिर सिड्रस, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, वुल्फिया है। और ये एंजियोस्पर्म के अंदर है जिसके अंदर सीड हमेशा ढका हुआ पाया जाता है, सीड के ऊपर कोट प्रेजेंट होता है, सीड कोट प्रेजेंट होता है। यस, मछलियों के अंदर ऐसी कौन सी मछली है जिसमें विष दंत पाए जाते हैं, टॉर्पीडो के अंदर, या फिर कुत्ता मछली में, या आरा मछली में, या ट्राइगोन के अंदर। तो विष दंत की बात हो रही है जिसके अंदर पॉइजन टीथ पाई जाती है, पॉइजन टीथ पाए जाते हैं। तो ये पॉइजन टीथ हमेशा ट्राइगोन के अंदर मिलते हैं।
ओके यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागफनी के अंदर नागफनी में हरा, चपटा और गुद्देदार जो भाग होता है वो कौन सा भाग होता है? नागफनी की बात हो रही है और नागफनी की संरचना देखोगे तो ये जीरोफिटिक प्लांट है, जीरोफाइट्स है, मीन कि ये मरुदभिद प्लांट है। और इस मरुदभिद पादपों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण है वो तना खुद करता है। तो इसके अंदर हरा, चपटा और गुद्देदार भाग कौन होगा? स्तंभ भी होगा, तना होगा, स्टेम होगा, पर्ण तो इसके पर्ण की संरचना देखोगे तो प्रेजेंट ही नहीं होती है, पर्णक नहीं होती है, फल की संरचना ही नहीं होती है, तो इसमें स्तंभ की संरचना है जो गुद्देदार भाग होती है। जाइलम में उपस्थित सजीव कोशिकाएं कौन सी होती है? अरे बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा है। जाइलम का निर्माण 4 प्रकार के कंपोनेंट से होता है, वाहिका, वाहिनिका, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु। लेकिन इसके अंदर से केवल जाइलम मृदुतक ऐसी कोशिका है जो लिविंग मोड में होती है, जो कि सक्रिय अवस्था में होती है। बाकी सारी की सारी नॉन लिविंग होती है, बाकी सारी की सारी मृत अवस्था में होती है। तो सजीव कोशिका पूछा है जो कि जाइलम मृदुतक, इसका सही हो जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आप लोग जब फ्लोएम की संरचना पढ़ते हो तो फ्लोएम के अंदर पाई जाती है चालनी नलिका, और चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। किसमें? फ्लोएम की बात हो रही है। फ्लोएम में भी कौन होगा? तो फ्लोएम में पाई जाती है शिव ट्यूब्स, या इसको कहते हैं चालनी नलिका। और इन चालनी नलिकाओं में कभी भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस हमेशा एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस स्थूल कोणों तक किसके तने में पाया जाता है? स्थूल कोणों तक, या इसको नाम दिया जाता है कोलेन काइमा। और ये कोलेन काइमा किसके तने में पाई जाती है? शाकीय द्विबीजपत्री पौधों में, जलोदभिद में, एक बीजपत्री पादपों में, या फिर यूकेलिप्ट्स में। तो स्थूल कोणों तक किसके तने में पाया जाता है ऐसा पूछा गया है, और ये शाकीय द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। जलोदभिद में नहीं होते, एक बीजपत्री में और यूकेलिप्ट्स में नहीं होंगे। चमकीला या हरा नीले रंग का, चमकीला और हरा नीले रंग का वर्णक कौन सा होगा? बताओ। चमकीला भी है और हरे नीले रंग का वर्णक यहाँ पे पूछा गया है। चमकीला या हरे नीले रंग का वर्णक क्लोरोफिल बी होगा, क्लोरोफिल ए होगा, कैरोटीनॉइड्स होगा, या फिर जेंथोनॉइड्स होगा, जेंथोफिल होगा। करवांशवर चमकीला और हरे नीले रंग का वर्णक पूछा गया है, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर। क्लोरोफिल ए की संरचना चमकीले और नीले हरे रंग के वर्णक में होती है। एब्सिसिक अम्ल अन्य किस नाम से जाना जाता है? ओहो, एब्सिसिक अम्ल, ये प्लांट के अंदर हार्मोन्स की बात हो रही है, और प्लांट्स हार्मोन के अंदर ये जो एब्सिसिक अम्ल होता है इसको तनाव हार्मोन कहते हैं। इसी को पौधों के अंदर इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। कारण जब पौधे के अंदर आपातकालीन कंडीशन होती है, जल की कमी होती है, विपरीत परिस्थितियां होती है, तो कच्चे फलों को, फूलों को, शाखाओं को तोड़ करके खुद को जीवित रखने की कंडीशन में ये जीवित होता है, इसलिए इसको तनाव हार्मोन के नाम से जानते हैं। एसिटिक अम्ल नहीं होगा, एडेनिन नहीं होगा, काइनिन नहीं होगा। ये काइनिन वैसे साइटोकाइनिन का पूरा नाम है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने में कौन सा फैक्टर यहाँ पे, कारक यहाँ पे सहायक होगा? तो जितने भी निष्क्रिय पदार्थ होते हैं उनको सक्रिय करने का काम गैस्ट्रिक जूस करता है। कौन? गैस्ट्रिक जूस, या इसको अपन नाम देते हैं जठर रस। तो ये जठर रस है जो इनको एक्टिव करने का काम करता है। तो यहाँ पे HCl होगा, एंटेरोकाइडेज, पेप्सिन, गैस्ट्रिन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। और ये HCl पदार्थों को सक्रिय करने का काम करता है। तो इसके साथ आज की क्लास को मैं यहीं विदा देता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया यहाँ तक क्लास देखने के लिए। अगेन आप लोग इस चैनल के ऊपर जुड़े रहना, और जितनी भी क्लासें आ रही हैं उनको प्लीज़ आप लोग लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, और चैनल पे फर्स्ट बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।